तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई अपनी फेवरेट नॉवल को पढ़ रहे हो और जैसे उसका फाइनल चैप्टर खत्म हो वैसे ही वो आपकी हकीकत बन जाए और उस दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे हो जिसे पता हो कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और उससे कैसे बचा जा सकता है ना? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे ही एक न्यू मानवा जिसका नाम है ओमनीसेंट रीडर्स। और हमारे एमसी ने ही उस पूरी की पूरी मानवा को पढ़ रखा है जिस वजह से उसे पता है कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार उसकी जर्नी में उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवल थी जिसे कोई भी रीड नहीं कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई भी क्यों इस मास्टरपीस को रीड नहीं कर रहा है। तब मैंने सोचा कि कौन ही होगा जो कि 3000 एपिसोड्स को देखेगा। मैं अकेला इस नॉवल को पढ़ने वाला था और मुझे लास्ट एपिसोड तक पहुंचने में 10 साल लग गए। पर उस टाइम मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिस दिन मैं उस नॉवल को फिनिश करूंगा तब वो स्टोरी हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था और मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊंगा जिसे ये पता होगा कि आखिरकार ये दुनिया किस तरह खत्म होने वाली है। तब यहाँ के 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स नाम की नॉवल को पढ़ रहा होता है और आज उसका आखिरी एपिसोड आ गया होता है और वहाँ पर लिखा होता है कि अगर आपने इस नॉवल को पढ़ा है तो आप सर्वाइव जरूर करेंगे। जिसे पढ़कर किम को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस आखिरी चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा होता है और वैसे ही वो वेब नॉवल खत्म हो जाती है। मेरा नाम दोकजा किम है जिसका मतलब कोरिया में ओनली चाइल्ड होता है और जैसे मैं किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ वैसे वो लोग मेरे नाम की जगह उसके मीनिंग पर फोकस करने लगते हैं जिस वजह से मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि ये मेरा नाम है। मेरे फादर ने मेरा ये नाम इस वजह से रखा था ताकि मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं, पर लगता है ये नाम मेरे लिए एक कर्स बन गया है क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला रहा हूँ। मैं हर रोज सबवे से घर जाते हुए सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ता हूँ पर आज की सबवे राइड बिल्कुल अलग थी। तब हम देखते हैं किम को उसके एचआर डिपार्टमेंट की एक कलीग बुलाने लगती है जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है और तभी यू उसके पास आकर बैठ जाती है जिसे किम को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि यू सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल होती है जिसके पीछे लड़कों की लाइन लगी होती है। तो उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो सबवे से अपने घर की ओर जा रही होती है जिस वजह से वो इसके बारे में यू से पूछने लगता है। एक्चुअली में किसी ने मेरी बाईसाइकिल को चुरा लिया है। क्या तुम बाईसाइकिल पर काम पर आती हो? आजकल मैं बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रही हूँ जिस वजह से मुझे लगा कि मैं बाईसाइकिल को यूज करके अपने आप को फिट रख सकती हूँ और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। वैसे मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यू और मैं बिल्कुल अलग जिंदगियों में रहते हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि यू वो वाला रीजन नहीं है जिस वजह से सबवे की राइड आज बिल्कुल डिफरेंट है। तब किम देखता है कि यू सबवे में बैठकर स्पेनिश सीख रही है जिस वजह से किम उसकी तारीफ करने लगता है और यू भी ये देखना चाह रही होती है कि आखिरकार किम क्या पढ़ रहा है। और जैसे उसे पता चलता है कि किम तो नॉवल पढ़ रहा है तब वो भी कुछ नॉवेल्स के नाम लेने लगती है और किम से पूछने लगती है कि आखिरकार उसका फेवरेट ऑथर कौन सा है, पर किम उसे ये नहीं बता पाता। आज वो दिन है जब मेरी फेवरेट वेब नॉवल खत्म हो रही है और लोगों को लग रहा होगा कि आखिरकार मैं एक वेब नॉवल की एंडिंग को इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, पर ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं इस सीरीज को 8th ग्रेड से पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने इसे तब भी पढ़ा था जब मुझे स्कूल में बुली किया जाता था, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम फेल हुआ था, जब मैं अपने बैड लक की वजह से मिलिट्री सर्विस की फ्रंट लाइन पे आ गया था और जब मैं एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था। और अब मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि अब ये मेरा फिक्शियस वर्ल्ड खत्म हो रहा है। इस सीरीज के अंदर 3149 एपिसोड्स हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये एक ही व्यू काउंट पर इतनी लंबी चली गई है जिस वजह से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टोरी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है। मैं ऑथर को डोनेशन के साथ सपोर्ट करना चाहता था पर मैं इतना कैपेबल नहीं था जिस वजह से मैंने ऑथर को सिर्फ कमेंट में थैंक यू कहा। मैंने और भी लोगों को इस सीरीज को रेकमेंड किया पर व्यूज ना होने की वजह से उन्होंने इसे नहीं देखा। तो यू किम को बुलाने लगती है और वो उसके इतनी ज्यादा करीब होती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है और अपनी कंपनी के 1 साल कंप्लीट होने की बातें करने लगता है और ये भी कह रहा होता है कि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। और तभी उसे याद आता है कि यू को कंपनी ने फुल टाइम वर्कर बना लिया है जिस वजह से वो उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है। तो यू को देखकर किम को लगने लगता है कि अगर वो किसी नॉवल के कैरेक्टर्स होते तो यू पक्का हीरोइन होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और इसी वजह से वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनी है। तब किम भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने की बात करने लगता है जिस वजह से यू उससे पूछने लगती है कि क्या उसे उस ऐप का नाम जानना है जिससे कि वो पढ़ा करती है। जिस वजह से किम सोचने लगता है कि अगर उसके जिंदगी का जॉनरा
नॉन फिक्शनल की जगह फैंटेसी होता तो क्या वो भी एक प्रोटैगनिस्ट बन सकता था। पर उसे इस बात का यकीन होता है कि वो अपनी लाइफ के जॉनरा को चेंज नहीं कर सकता, जिस वजह से वो यू को उस ऐप का नाम बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता और वो अपने नॉन फिक्शनल जॉनरा में कभी भी प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता। तब किम के फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें TWS के ऑथर ने उसे थैंक यू भेजा होता है और उसे यह भी पता चलता है कि उसी की वजह से वो ऑथर अपनी स्टोरी खत्म कर पाया होता है, जिसके लिए उसे एक कॉन्टेस्ट में प्राइज भी मिला होता है। तब किम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वो ऑथर उसे बताता है कि आज के फाइनल चैप्टर के बाद TWS से एक पेड कंटेंट बन जाएगा, पर उससे पहले वो किम को एक थैंक यू गिफ्ट भेजना चाहता है, जिसके लिए वो उससे उसका ईमेल एड्रेस मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी स्टोरी पब्लिश कर पाया होता है। तब किम उसे अपनी ईमेल भेज देता है और ये उम्मीद करता है कि वो उसे $50 का गिफ्ट कार्ड भेज दे और तभी उसे ईमेल आ जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि 7 बजे के बाद TWS से एक पेड कंटेंट बन जाएगी और हम देखते हैं अभी 6:55 हो रहे होते हैं, जिस वजह से किम अपने फेवरेट चैप्टर को पढ़ने के बारे में सोचता है। पर तभी वो देखता है कि TWS के सारे चैप्टर्स गायब हो चुके हैं और अचानक से उस ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है, जिस वजह से पूरी ट्रेन हिलने लगती है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं पूरे 7 बज चुके होते हैं और वहाँ पर इवैक्यूएट होने की अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि 8612 प्लेनेटरी सिस्टम की फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है और अब मेन सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी लाइफ का जॉनरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। डोके भी एक मिथिकल क्रिएचर होते हैं जो कि गॉब्लिन की तरह बिल्कुल सिमिलर होते हैं और अभी के हालात देखकर मुझे वही याद आ रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आ रहा था, पर जिस तरह से सबवे रुकी थी और सारा कैबिन डार्क हो गया था, वैसे मुझे वो स्टोरी याद आने लगी और ऊपर से जो ओपनिंग लाइंस थी वो भी बिल्कुल TWS से स्टोरी जैसी सिमिलर थी, पर ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं था। तब अचानक से यूवी डोकावी का नाम लेती है, जिसे सुनकर किम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगा होता कि वो स्टोरी सच हो रही है। पर तभी उस कैबिन के अंदर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से डोकावी बाहर आ जाता है और किम उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि फिक्शन और रियलिटी ओवरलैप कर चुकी होती है। तब डोकावी कुछ बोलने लगता है और किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आ रही होती और वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा होता है। मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार होने क्या वाला है, क्योंकि TWS के ओपनिंग पैराग्राफ में भी डोकावी अपीयर हुआ था और इसी क्रिएचर ने उस ट्रेजेडी के बारे में सूचना दी थी जो कि हजारों चैप्टर्स तक चली थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सेम डोकावी मेरे सामने खड़ा है। तब हम देखते हैं अचानक से सभी लोगों को डोकावी की बातें समझ में आने लगती हैं और एक बंदा उससे पूछने लगता है कि क्या वो लोग किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे को ऑडिशन पे जाना होता है। इस टाइप का ऑडिशन लगता है मुझे और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हम 7 बजे के अराउंड पे वॉल रखेंगे तो मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। पर इसे छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। तब हम देखते हैं कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ से जाने दो। पर किम को एहसास होता है कि आगे क्या होने वाला है, जिस वजह से वो उन्हें रोकने के बारे में सोचने लगता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो करे क्या। तब वो यू को हिलने से मना करता है और यहाँ हम देखते हैं उन लोगों की बेकार सी बातें सुनकर डोकावी को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उस बंदे का सिर उड़ा देता है जिसने सबसे पहले उससे सवाल पूछा था। हम लोग यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं और ये ना ही कोई ड्रीम है और ना ही कोई नॉवल और ना ही ये कोई ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में तुम कुछ जानते हो। तब ये सब कुछ देख के किम को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। तुम सभी लोगों ने आज तक अपनी लाइफ बड़े आराम से जी है। तुम लोगों ने सांस ली है, खाना खाया है और खुद को रिप्रोड्यूस किया है, पर तुम लोगों ने इसका कोई पैसा नहीं दिया है। तुम सभी लोग अभी तक सुविधाओं से भरी हुई लाइफ जी रहे थे, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं रहा है। तब हम देखते हैं किम और यू के फाइनेंस टीम का मेंबर हान डोकावी को पैसे ऑफर करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे कितने पैसे चाहिए। तो तुम मुझे अपने पैसे दे रहे हो। मनी एक अच्छा ऑब्जेक्ट है जो तुम ह्यूमंस के बीच में चलता है, पर ये सिर्फ तुम्हारे ही स्पेस टाइम में वैलिड है। माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे सिर को उड़ा डालूंगा। और हाँ, अब बातचीत का टाइम खत्म हुआ, क्योंकि तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिससे कि तुम खुद पैसे कमाना सीखोगे। तो अब चैनल ओपन हो चुका है और कॉन्स्टिलेशंस भी आ रहे हैं,
तब हम देखते हैं सबके सामने गेम की तरह एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उन्हें मेन सिनेरियो दिखाई दे रहा होता है और लिखा होता है कि अगर उन्हें अपनी वैल्यू को प्रूफ करना है तो उन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर एक या फिर एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना होगा, जिसके लिए उन्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे। पर अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उन्हें मौत मिलेगी। और हम देखते हैं इस इवेंट की डिफिकल्टी F होती है। तो इसलिए ये सब के लिए तुम सभी को गुड लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। तब सभी लोग ये सुन के घबरा जाते हैं और यू पुलिस को फोन करने लगती है, पर पुलिस उसका फोन उठा ही नहीं रही होती, जिस वजह से किम उसे शांत रहने के लिए कहता है। शांत हो जाओ यू, तुमने वो गेम खेली है ना जिसमें हमारी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, और तुम्हें पता है ना कि उसमें सिर्फ कुछ ही लोग अपोकलिप्स को सरवाइव कर पाते हैं। तो इस चीज को वैसे ही सोचो कि हम लोग उस गेम का पार्ट हैं और हर एक गेम में रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, और अब हमें उन्हीं रूल्स को फिगर आउट करना पड़ेगा। तब किम आसपास की चीजों को देखने लगता है और इस चीज को देखकर उसे इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो जिस TWSA को पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था वो अब सच हो गई है, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि आखिरकार अब उसे सरवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। तब एक आर्मी लेफ्टिनेंट ली सबको शांत रहने के लिए कहता है। सभी लोग गहरी सांस लें और शांत हो जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस तरह की नेशनल इमरजेंसी में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है और बहुत से लोगों को चोटें लग सकती हैं, जिस वजह से अब इस सिचुएशन को मैं संभालूंगा क्योंकि मैं एक आर्मी का लेफ्टिनेंट हूँ। मुझे अभी अभी मेरी यूनिट से एक मैसेज आया है कि ये एक लेवल 1 नेशनल इमरजेंसी है और मैं आर्मी बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तब कुछ लोग उसे प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करने के लिए कहने लगते हैं, पर ली के पास उसका क्लियरेंस नहीं होता है, जिस वजह से लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। मुझे पहले से पता था कि ये जल्द ही एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइज की बात तो ये है कि मैं लेफ्टिनेंट ली को जानता हूँ। मैंने चाहे इसे कभी ना देखा हो, पर मैंने इसका नाम सुना है क्योंकि ये TWSA में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि TWSA का कैरेक्टर मेरे सामने आ गया है। पर रुको जरा, क्या ली को इस तरह स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह अपीयर हुआ था। ये तो फर्स्ट सिनेरियो के बाद आया था ना, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? काश मैं उस नॉवल को दोबारा से पढ़ पाता और जान पाता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं कोरिया के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच स्टार्ट हो जाती है, जो कि बताते हैं कि ये एक अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक है जो कि अलग अलग कंट्रीज के ऊपर हुआ है और गवर्नमेंट इसे संभाल लेगी। पर हम देखते हैं कि इनको पहले ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, और तभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी मारा जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि ये किसी तरह का जोक नहीं है, पर लगता है तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या हम लोग इस टाइम गेम खेल रहे हैं? ठीक है, मुझे मेरी रिसर्च से पता लगा है कि यहाँ के लोग गेम्स में बहुत अच्छे हैं। तो चलो फिर डिफिकल्टी को इंक्रीज किया जाए। अब तुम्हारे पास 30 मिनट नहीं बल्कि सिर्फ 10 मिनट है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट में किसी को नहीं मारा तो इस कैबिन के सभी लोगों को मार दिया जाएगा। तो सभी लोग इस बात से घबरा जाते हैं और ली से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से ली उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि TWSA की बिगिनिंग में हुआ था, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कुछ सही नहीं है। ली एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर अपीयर हो चुका है, पर आखिरकार अभी तक वो क्यों नहीं आया है? और अगर मुझे अच्छे से याद है तो मेरे हिसाब से वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है। तब वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वाले कैबिन में किसी का मर्डर हो चुका है, जिस वजह से वो उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए उस तरफ जाते हैं, पर कोई भी उस रास्ते को छू भी नहीं पाता क्योंकि जब तक सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता तब तक ना ही कोई उस कैबिन के अंदर आ सकता है और ना ही उस कैबिन से बाहर जा सकता है। कुछ कैबिन्स के अंदर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, बल्कि बाकी जगह तो लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो लगता है मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तो चलो देखें कि अगर तुम अगले 5 मिनट तक कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी उन सबके सामने एक क्लासरूम की फुटेज आ जाती है जिनकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होती है, और हम देखते हैं एक एक करके वहाँ पर सभी लोग मरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पर तभी एक लड़की अपनी एक साथी को मार देती है, जिस वजह से उस क्लासरूम में सिर्फ वही जिंदा बचती है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये मजेदार है ना?
तो सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उनके साथ क्या होने वाला है। तो यू भी बहुत ज्यादा डरने लगती है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जिन चीजों से मैं फेमिलियर हूँ और जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है कि वो स्टोरी का पार्ट है भी या नहीं, वो भी सब कुछ एक ही टाइम पर हो रहा है। काश मैं TWSA को दोबारा से पढ़ सकता तो मुझे पता लग जाता कि आखिरकार हो क्या रहा है। पर एक सेकंड रुको, ऑथर ने जो मुझे मेल भेजी है उसने उन्होंने एक अटैचमेंट भी भेजी थी ना। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे पूरी की पूरी नॉवेल सेंड कर दी है। क्या ये इलीगल शेयरिंग नहीं हुई? तो हम देखते हैं जैसे ही किम को उस नॉवल के बारे में पता लगता है वैसे उसके सामने गेम की तरह विंडोज खुल जाती हैं, क्योंकि उसे एक एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट मिल गया होता है और उसके साथ एक स्किल स्लॉट भी मिला होता है, जिस वजह से अब सिर्फ यही चीज फाइंड आउट करनी रह गई होती है कि उसे किस तरह का एट्रीब्यूट मिला है। पर हम देखते हैं वो उस एट्रीब्यूट विंडो को ओपन ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि उसकी एट्रीब्यूट और स्किल क्या है। तब वो उस चीज को छोड़ के पहले अटैचमेंट की फाइल को ओपन करने लगता है, जिसे खोलते ही उसका एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने लिखा हुआ आ जाता है कि अब वो और भी ज्यादा तेजी से चीजों को पढ़ पाएगा, जिस वजह से किम 1 मिनट से पहले ही TWSA के चैप्टर को पढ़ लेता है। यहाँ पर तो कैबिन नंबर 3707 लिखा हुआ है और मेरा कैबिन नंबर 3807 है, तो शायद इसी वजह से मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि जो कुछ भी TWSA के फर्स्ट चैप्टर में हुआ था वो उस कंपार्टमेंट में हुआ था जिसमें प्रोटैगनिस्ट था और वो हमारे कैबिन का पिछला कैबिन है। पर रुको जरा, तो आखिरकार 3807 कैबिन वाले लोगों का क्या हुआ था? तब किम को नोवेल पढ़ के पता चलता है कि आखिरी में उस कैबिन के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे और तब हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद एक लड़का एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है। मुझे याद आ गया है कि वो 2 लोग कौन थे जो कि बच गए थे, जिसका मतलब यू भी मर जाएगी, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी इस कैबिन में जिंदा नहीं रहने वाला। तब हान आकर उस लड़के को रोकने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उस बूढ़े आदमी को चोट ना पहुंचाए। क्या तुम देख नहीं सकते कि यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या तुमने उस सीन को नहीं देखा है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आर्मी हमें बचाने नहीं आने वाली? हमें ये चूज करना ही होगा कि हमें जीने के लिए किसे मारना है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि हम सबसे ऊपर हैं, तो आखिरकार हम लोग एनिमल्स की तरह सरवाइव करने के लिए दूसरों को क्यों मारें? अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं इस बात पर एग्री करता, पर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसमें या तो हमें मरना होगा या फिर मारना होगा, और आखिरकार जब हमारी लाइफ ही खतरे में होगी तो हमें कौन ही ब्लेम करेगा? तो इसलिए ध्यान से सोचो, क्योंकि जिस दुनिया को तुम जानते हो वो खत्म हो चुकी है और अब ये नई दुनिया बन गई है जहाँ पर हमें न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग चलना ही होगा। इसका नाम नामवून है और इसने सबसे जल्दी TWSA के वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया था और यही था जिसने लोगों की मोरालिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और लोगों को एहसास दिलाया था कि दुनिया बदल चुकी है। तब हम देखते हैं कुछ लोग उसकी बातों पर एग्री करते हैं और उस बूढ़े आदमी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब कुछ देख के मुझे एक लाइन याद आई है कि एग्जीक्यूशनर्स ने इलेक्ट्रिक चेयर का लीवर एक ही टाइम पर खींचा था ताकि वो ये चीज छुपा सके कि असलियत में प्रिजनर को किसने मारा था। और ये देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं नोवेल के उसी पार्ट को पढ़ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये लोग किसी और वर्ल्ड में है और मैं सिर्फ इन्हें दूर से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा था। और ऐसा इस वजह से भी था क्योंकि अगर मैं बिना सोचे समझे मेन स्टोरी के अंदर दखल अंदाजी करूंगा तो स्टोरी पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं चलेगा। पर क्या सच में मुझे उसे ऐसे ही मरने देना चाहिए? तो यू उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर किम उसे रोक लेता है और उसे समझाने लगता है कि अगर वो जाएगी तो वो लोग उसे भी मार देंगे। तो यू को देखकर किम को समझ में आ जाता है कि उस जैसे लोग कहीं भी शाइन कर सकते हैं, पर उसे पूरा विश्वास होता है कि यू भी उस स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो उस दुनिया की हीरोइन नहीं है, जिस वजह से वो यू को वहाँ से हिलने से मना करने लगता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। क्या मैं अभी भी इसमें बहुत जल्दी इंटरफेयर कर रहा हूँ? मैंने पहले इसलिए इंटरफेयर नहीं किया था क्योंकि मैं पहले सही मूवमेंट के आने का इंतजार कर रहा था और वो मूवमेंट अब आ चुका है। तब हम देखते हैं पिछले दरवाजे से तेज रोशनी आने लगती है और किम उन लोगों की तरफ भागने लगता है क्योंकि अब उस सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 7.5 मिनट बाकी होते हैं। तब पीछे आग लगने की वजह से वापस स्मोक भर जाती है, जिससे कि किम सीधा जाके नामवून के साथ टकरा जाता है, जिससे कि नामवून को गुस्सा आ जाता है और वो किम से इसका कारण पूछने लगता है। पर किम उसे इग्नोर करके कुछ ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है और वो उसके हाथ से उसके इंसेक्ट वाला डब्बा रख लेता है
और उस लड़के को एक इंसेक्ट पकड़ा देता है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। उस इंसान को मारने का मतलब ये नहीं है कि तुम सभी लोग बच जाओगे, क्योंकि चाहे हम लोग उस इंसान को मार भी देंगे तो हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही मिलेगा। और आखिरकार उसके बाद क्या होगा? तो काबी ने कहा है कि हर एक पर्सन को जिंदा रहने के लिए किसी को मारना होगा। तो आखिरकार अब इसके बाद किसे मारेंगे? ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज है कि हम लोग अगली बार तुम जैसे लूजर्स को मारने वाले हैं। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मरने के चांसेस वैसे भी 50-50 ही है। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहने वाले हो। गाइस, जब हम इस चीज से बिना मर्डर बने बच सकते हैं तो आखिरकार हम अपनी लाइफ के साथ गैम्बलिंग क्यों करें? क्या तुम पागल हो? सिनेरियो में कहा गया था कि हमें किसी ह्यूमन बीइंग को मारना है। बिल्कुल भी नहीं। सिनेरियो में कहा गया है कि हमें एक या फिर एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है, जिस वजह से हम इन इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। तब जैसे ही सभी लोगों को अपने बचने का रास्ता दिखाई देता है, वैसे ही वो किम के ऊपर हमला कर देते हैं। मुझे लगा ही था कि अब ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, पर आखिरकार मुझे इसमें मजा क्यों आ रहा है? आखिरकार मैं हंस क्यों रहा हूँ? क्या मैं हमेशा से इस तरह का पर्सन था? तब किम अपने हाथ में रखे इंसेक्ट को मार देता है और बाकी इंसेक्ट्स को हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने की वजह से किम को 100 कॉइन्स मिल जाते हैं और सभी लोग उन इंसेक्ट्स को ढूंढने लगते हैं। तब किम देखता है कि सिनेरियो खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है। आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तो हमें वो इंसेक्ट्स दे भी सकते थे ना। मैंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ 3 ही इंसेक्ट्स थे। तो क्या तुमने इस वजह से उन्हें फेंक दिया क्योंकि तुम्हें पता है कि हम सभी जिंदा नहीं बच सकते? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मजाक मत करो। जो भी दिमाग से सही होगा वो ऐसे स्टूपिड रीजन की वजह से ऐसा स्टंट नहीं करेगा। सच बताओ, तुम सभी लोगों को अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए लड़ते हुए देखना चाहते हो ना? तब किम को एहसास हो जाता है कि नोवल की तरह ही ये वाला नामवुन भी ऐसी सिचुएशंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। और तभी किम की स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसे उसके सामने वाले कैरेक्टर की प्रोफाइल दिख रही होती है और उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसका एट्रीब्यूट तो एजलोड है। TWSA में बहुत से नए बने एजलोड्स उन नाइटमेयर को हैंडल नहीं कर पाए थे जो कि रियलिटी बन गए थे, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। पर नामुन उन सबसे अलग था, क्योंकि ये कोई मामूली एजलॉर्ड नहीं था। ये बहुत टाइम से ऐसे ही अपोक्लिप्स का इंतजार कर रहा था और इसने बहुत जल्दी ही इस वर्ड को अडेप्ट कर लिया था। और अब ये डेल्यूजनल डीमन मेरे साथ टीम अप करने में इंटरेस्टेड है। तब हमें यहाँ पर 3707 कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आग लग चुकी होती है और सिर्फ एक ही सर्वाइवर वहाँ पर जिंदा बचा होता है। तब यहाँ सभी लोग अभी भी इंसेक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं और किम नामवुन से हाथ मिलाने से मना कर देता है। अगर मैं इसके साथ टीम अप करूंगा तो मेरा सर्वाइवल गारंटेड है, पर मैंने TWS से पढ़ रखी है और मुझे इसके फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। और अब जब मैंने इसे पास से देख लिया है तो मुझे एहसास हो गया है कि मुझे इस कैरेक्टर से कितनी ज्यादा नफरत है। तब नामवुन उस बूढ़े पर्सन को मारने जाने लगता है, क्योंकि वो उसे भी एक इंसेक्ट की तरह ही समझ रहा होता है। पर तभी किम उसे रोक देता है, जिस वजह से नामवुन को किम के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो किम के ऊपर हमला कर देता है। पर किम को पता होता है कि वो कौन सा मूव यूज करने वाला है, जिस वजह से वो उसके हमले से बच जाता है। तब नामवुन फिर से किम के ऊपर हमला कर देता है, पर किम उसके हमले को रोक देता है, जिस वजह से वो अपनी स्किल ग्रिम डार्क अवेकनिंग को एक्टिवेट कर देता है। पर किम उसे डॉज कर लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपनी स्किल को इतनी जल्दी एक्टिवेट कर लिया है, और शायद इसी वजह से साइकोपैथ होने की वजह से भी प्रोटैगनिस्ट ने इसे रिक्रूट कर लिया था। तो क्या मुझे उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? तब किम की नामवुन को लेकर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है और उसकी पर्सनल स्किल ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट अनलॉक हो जाती है, जिसके बारे में किम को कुछ समझ नहीं आता और नामवुन अंधाधुंध किम के ऊपर वार करना स्टार्ट कर देता है। पर किम उसके हर एक हमले से बच जाता है, क्योंकि उसकी ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है, जिस वजह से उसे पहले ही पता लग रहा होता है कि नामवुन किस जगह पर हमला करने वाला है, जिस वजह से किम उसके हमलों से बच पा रहा होता है। सेकंड स्किल एक्टिवेट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसके माइंड को पढ़ पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं इसके हमलों को सिर्फ डॉज ही कर पा रहा हूँ। पर लगता है मुझे कुछ और देर तक इसे ऐसे ही रोक कर रखना पड़ेगा। तब हम देखते हैं सिर्फ 2 मिनट ही बचे होते हैं, जिसका एहसास नामवुन को भी हो जाता है और किम उस बूढ़े पर्सन को बचाने की कोशिश करने लगता है ताकि नामवुन उसे मार के इस सिनेरियो को क्लियर न कर ले। पर तभी नामवुन चाकू निकाल लेता है और अपनी नाइफ फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके किम के हर्ट के ऊपर हमला कर देता है और किम बहुत मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है, पर फिर भी उसके कंधे पर कट आ जाता है। तब किम उस बूढ़े पर्सन को वहाँ से
से ले जाने लगता है। क्या मैं यहाँ पर अगर नामवुन से हार गया तो क्या मैं मर जाऊंगा? ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर काम करती है। पर रुको, दुनिया तो हमेशा से ही ऐसी थी। जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा ही स्ट्रॉन्ग वीक को ही अपना निशाना बनाते हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं बदला है। बस रूल्स अब और ज्यादा क्लियर हो गए हैं। तो इसलिए अगर मुझे भी सरवाइव करना है तो मुझे भी उन रूल्स को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने हेजिटेट किया तो मैं मारा जाऊंगा। आखिरकार अब तुम क्यों रुक गए? क्या अब तुम्हारे पास भागने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बची है? तो चलो फिर अब इसे जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि अब वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। क्या तुम्हें पता है कि इंसेक्ट्स के एग्स को भी ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है? आखिरकार तुम ये कौन से बकवास करने लग गए हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा सच में होता है। तब किम एक और इंसेक्ट को मार देता है जिसके अंदर अंडे होते हैं, जिस वजह से किम को बहुत सारे बोनस कॉइन्स मिल जाते हैं और उसकी विंडो के ऊपर कॉइन यूसेज का ट्यूटोरियल आने लगता है। पर तभी नामवुन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से किम उस ट्यूटोरियल को स्किप करके अपने 2700 कॉइन्स को अपने स्टेमिना में इन्वेस्ट कर लेता है, जिस वजह से उसका स्टेमिना सीधा लेवल 1 से लेवल 10 पहुंच जाता है और उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से नामवुन का चाकू किम की चेस्ट को भेद ही नहीं पाता। आखिरकार ये कैसे हुआ? ग्रास होपर्स मेटिंग सीजन के दौरान 100 से भी ज्यादा अंडे देते हैं, तो इसलिए मैं नहीं मरने वाला हूँ, बल्कि तुम मरने वाले हो। तब नामवुन घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ 1 ही मिनट बाकी होता है और वो अंधाधुंध किम के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर हम देखते हैं टाइम खत्म होने तक वो किम को बिल्कुल भी नहीं मार पाता और वहाँ पर बाकी मौजूद लोग भी मरने लगते हैं, जिस वजह से उस कैबिन में सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं। तब यहाँ दोका भी वापिस आ जाता है और उसे ये देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वहाँ पर इतनी लाशें गिरी हुई हैं और हम देखते हैं कि ली, सांगा, गिलियोंग, हान और किम जिंदा बच गए हैं। तब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। लोगों की लाइफ इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तुम्हें मुझे भी बचाना चाहिए। आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? और वैसे भी जो तुम बोल रहे हो वो पुराने वर्ल्ड में होता था और तुम ही ने कहा था कि इस न्यू वर्ल्ड को न्यू रूल्स की जरूरत है। प्लीज मेरी बात मानो, मैं मरना नहीं चाहता। तब हम देखते हैं टाइम पूरा होने की वजह से नामवुन मर जाता है। तुमने सही कहा था नामवुन कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मैं इन लोगों को बचा सकता था, और अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। पर ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इतना ज्यादा शांत कैसे हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हकीकत को जीने की जगह बस इस नॉवल को रीड कर रहा हूँ। तो सिस्टम किम को बताता है कि उसने एक ग्रास होपर और 123 ग्रास होपर के एग्स को मारा है, और क्योंकि उसने नॉन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को मारा है तो उसने जो कॉइन्स ऑब्टेन किए हैं वो हाफ हो जाएंगे। और अब अपने स्टैट्स को लेवल अप करने के बाद किम के पास सिर्फ 3500 कॉइन्स ही बचे हैं। तब किम को डेसीमेटर की अचीवमेंट मिल जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मारा होता है, जिसके लिए उसे 300 कॉइन्स मिलते हैं और चैनल यूसेज फीस के तौर पर 100 कॉइन्स कट कर लिए जाते हैं। तब वो ट्रेन मूव करने लगती है। जिस दुनिया को हम जानते थे वो अब खत्म हो चुका है और एक नई दुनिया पैदा हो गई है, और इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा रीडर हूँ जिसे पता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। तो सभी लोग देखते हैं बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिस वजह से वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर ट्रेन पर हमला करने वाला है। पर ट्रेन रुकने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर ऐसा कुछ भी नहीं करता। इस स्नेक लाइक मॉन्स्टर को सी सरपेंट कहा जाता है, और बाद में TWSA में हमें ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर ग्रेड 7 का है। TWSA की दुनिया सिनेरियोस को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करती है, तो इसलिए कोई भी क्रिएचर हम पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक वो सिनेरियो का पार्ट नहीं होगा, जिस वजह से हम सेफ हैं। और देखो यहाँ पर 21 स्टार्स हैं और इसी वजह से ये दुका भी बहुत ज्यादा खुश है। जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उतने ही ज्यादा कॉन्स्टिलेशन चैनल में ज्वाइन करते हैं। कॉन्स्टिलेशंस TWSA के बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बीइंग्स हैं और इस ट्रेजेडी के मास्टरमाइंड भी हैं, जो कि यूनिवर्स के अराउंड सिनेरियोस को लाइव स्ट्रीम करके देखते हैं और दुकाबीज इन्हीं लाइव स्ट्रीम चैनल्स को चलाया करते हैं। और एक नए दुकाबी के लिए 21 व्यूअर्स होना एक बहुत बड़ी बात है। ओरिजिनल स्टोरी में नामवुन ने इस कैबिन के लगभग सभी लोगों को मार दिया था, और अब क्योंकि मैंने उसे मरवा दिया है तो कुछ कॉन्स्टिलेशन मुझ पर भड़के हुए हैं और इस सिनेरियो की इंस्पेक्शन चल रही है, जिस वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है। और अब जिस तरह इन कॉन्स्टिलेशंस की प्रेफरेंसेस आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब कहानी स्टार्ट होने वाली है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि पिछले
पिछले दिन मैं इन्हीं कॉन्स्टिलेशंस को देख रहा था, पर आज ये मुझे देख रहे हैं। लगता है कुछ कॉन्स्टिलेशन मुझसे भी इम्प्रेस हुए हैं, जो कि मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो को एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा आएगा जब ये अपनी लाइफ्स के बदले में एडमिशन फीस देंगे। तो यू किम का हाल चाल पूछने लगती है और उसे थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि किम ने उसकी तरफ इंसेक्ट वाला केज फेंका होता है, जिस वजह से उसके हाथ भी ग्रास हॉपर लग गया होता है। पर किम उसे बताता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था जो कि दोबारा से नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही है, पर इसने अपनी समझदारी से इस सिनेरियो को सरवाइव कर लिया है, तो ये समझ जाएगी कि मैं इसे क्या बता रहा हूँ। मेरी चॉइस की वजह से कुछ लोग जिंदा बचे हैं और कुछ मर गए हैं, जिस वजह से मुझे उनके ग्रेटिट्यूड की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि हम 5 लोग बचेंगे। मुझे ली सी तो उम्मीद थी, पर मुझे बाकी सबका नहीं पता था। इस लड़के का नाम गिलियांग है ना, जो कि मेरे दिए गए ग्रास ऊपर की वजह से बच गया है। तो लगता है मुझे इसके साथ टीम अप करना पड़ेगा, और ये कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि मैं इसे एक पपेट की तरह इस्तेमाल करूंगा। चाहे ये शेमलेस दिखता हो, पर मुझे जिंदा रहने के लिए ये करना ही पड़ेगा। तब हम देखते हैं किम के अच्छे काम की वजह से कुछ कॉन्स्टिलेशन उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे 200 क्वाइंस दे देते हैं। तब दोकाबी सभी को बताता है कि नेक्स्ट केबिन में भी एक बंदा पूरी तरह से पागल हो गया है, और यहाँ हान दोकाबी से पूछने लगता है कि क्या वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब दोकाबी उसे बाहर देखने के लिए कहता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो अभी भी बाहर जाना चाहता है, जिस वजह से हम देखते हैं हान सी सरपेंट को देखकर डर जाता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे तो इस कैबिन से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी तुम लोगों ने फर्स्ट सिनेरियो को पार कर लिया है, और तुमने ये भी प्रूव कर दिया है कि तुम जैसे कीड़ों को भी जीने का अधिकार है, जिस वजह से तुम्हारी इस हार्डशिप का तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और अब फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर करने की वजह से तुम्हें कॉन्स्टिलेशन की तरफ से स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। पर आखिरकार तुम लोग ये सब कुछ देख के खुश क्यों नहीं लग रहे हो? चलो फिर मैं तुम लोगों को इसके बारे में समझा देता हूँ। तुम लोग इस टाइम बहुत ज्यादा वीक हो, तो इसलिए अगर तुम इस तरह अगले सिनेरियो में जाओगे तो एक चूहे की तरह मारे जाओगे। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे ग्रेट बीइंग्स हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए दया है, और वो तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अब तुम्हें बात समझ में आई? तो किसी को भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया होता, और लीफ फिर से पूछने लगता है कि आखिरकार उन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है, जिस वजह से दोकाबी उन्हें खुद ये चीज एक्सपीरियंस करने के लिए कहता है। और उसके चुटकी बजाते ही उन सबके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। तो उस स्क्रीन में सबको स्पॉन्सर सिलेक्शन का ऑप्शन आने लगता है, जहाँ पर किम को 4 स्पॉन्सर्स आए होते हैं और यू को 2। तो यू इसके बारे में किम से पूछने लगती है, पर किम उसे बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिस वजह से उसे इसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह लेना चाहिए। हमें कॉन्स्टिलेशन सपोर्ट देते हैं, और स्पॉन्सर सिलेक्शन TWS एक मेन इवेंट है। स्पॉन्सर सिलेक्शन एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें कॉन्स्टिलेशन दोकाबी के चैनल्स के थ्रू कुछ ह्यूमंस को चूज करते हैं, जो कि उनके इनकारनेशन होती है, और वो उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। पर कॉन्स्टिलेशन कभी भी अपना ट्रू नेम किसी को नहीं बताते हैं। वैसे TWSA के प्रोटैगनिस्ट को सबसे पहले 5 ऑप्शंस मिले थे, और मुझे सिर्फ 4 मिले हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। अब हमें कॉन्स्टिलेशन के निक नेम्स के जरिए उनकी आइडेंटिटीज के बारे में सोचना होगा, पर मेरे जैसे TWSA के रीडर के लिए ये आसान है। तो चलो फिर देखते हैं। पहला है द एविएसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये बहुत ताकतवर कॉन्स्टिलेशन है, जो कि ब्लैक क्लाउड नाम के ग्रुप को लीड करता है, और जहाँ तक मुझे याद है इसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके इनकारनेशन को पावर लेवल में एडिशनल बूस्ट मिलता है, और जैसे कि हमें अर्नी सिनेरियोज में स्टैमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तो इसे अपना स्पॉन्सर चुनना बहुत अच्छी चॉइस है। पर इसके बेनिफिट्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं, और हम जितना ज्यादा इस कॉन्स्टिलेशन की पावर का यूज करते हैं, उतने ज्यादा हम पागल होते जाते हैं और साइकोटिक किलर बन जाते हैं। वैसे तो ये एज लॉर्ड एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है, जिस वजह से इसने TWSA में नाम 1 को चुना था। तो आखिरकार इस बार इसने मुझे क्यों चूज किया है? मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो मैं इसे दोबारा से चूज नहीं करूंगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन है डिमोनिक जज ऑफ फायर, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। इसके नाम से सबको ऐसा लगता है कि ये एक डीमन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसके नाम में फायर और जज नाम के वर्ड्स हैं, वो ये इंडिकेट करती है कि ये फायर के थ्रू जजमेंट करती है, जिसका मतलब ये आर्क एंजल यूरियल है। मुझे याद है कि किसी ने इस कॉन्स्टिलेशन को अपना स्पॉन्सर चुना था। यूरियल कोई बैड चॉइस नहीं है, पर उससे पहले मुझे अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख लेना चाहिए। कॉन्स्टिलेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो अच्छे वाले कॉन्स्टिलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर ये जिसे भी स्पॉन्सर करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और तीसरा है सीक्रेटिव प्लॉटर। मैंने TWS काफी बार पढ़ी है, पर
मैंने ये ऑप्शन कभी भी नहीं देखा। क्या ये ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसके बारे में अभी बताया गया है? पर मुझे इतना तो पता है कि ये कोई ताकतवर बंदा तो नहीं है, जिस वजह से हम लोग अपने लास्ट वाले ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि है द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। प्रिजनर चाहे सुनने में नेगेटिव लगता हो, पर हमें गोल्डन हेडबैंड पर ध्यान देना चाहिए, जिसका मतलब है स्मॉलेस्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड। ये वो है जो कि माउंट ओहागियो का ओनर है, जो कि बाइंडिंग हेड शेकल के पेन के साथ रहता है। ये वो हैंडसम मंकी किंग है जिसके गोल्डन गेज है और फ्यूरी आईज है। और ये ग्रेट सेज हेवन सीक्वल सन वुकोंग है। इसके पास इतनी पावर है कि ये एक ही स्विंग में 100 इनकारनेशन को क्रश कर सकता है और एक लाइटनिंग बॉल में 1000 मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता है। पर आखिरकार इतना पावरफुल कॉन्स्टिलेशन मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? तो अगर मैं इतने पावरफुल कॉन्स्टिलेशन को चूज करूंगा तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट को हरा पाऊंगा? तो सभी लोग, अब स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि किसी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस की है। पर आप बाकी लोग चिंता मत करो, क्योंकि आगे और भी मौके आएंगे। तो अब जब सबने स्पॉन्सर्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो चलो फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मुझे अगले सिनेरियो को तैयार करना है। तो इसलिए अब मैं तुम्हें 10 मिनट में मिलूंगा। तब किम सभी को इकट्ठा होने के लिए कहता है और ली किम के साथ हाथ मिला के खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कि किम को उसकी पावर का एहसास हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो TWSA के अर्ली स्टेज में टैंकर क्यों था, जिस वजह से वो ली को रिक्रूट करने का सोचता है। तो ली किम को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहने लगता है और हान भी किम की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से किम उसे नाम से बुलाता है। पर हान उसे उसकी इज्जत करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ओहदे में उससे बड़ा होता है और उसे इसके बारे में लेक्चर देने लगता है। पर किम उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। क्या तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि आखिर का यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वो बेकार सी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है? और हाँ, ये बस इसके लिए नहीं है, तुम लोगों को भी अब होश में आना होगा। जैसे कि दुकाबी ने कहा था कि ये कोई जोक नहीं है, वैसे मुझे भी लग रहा है कि तुम लोगों को एहसास हो गया है कि आखिर का चल क्या रहा है। तो क्या किसी को इस पर कोई शक है? तब हम देखते हैं कोई भी इसका जवाब नहीं देता और ली किम से पूछने लगता है कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से किम की स्क्रीन पे आने लगता है कि ली अब उस पर ट्रस्ट करता है और ली को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गई है। तब किम सभी को बाहर चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर अभी भी सी सर्पेंट घूम रहा होता है और वो किम को बताने लगते हैं कि अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। पर तभी उनके साथ वाले डब्बे में से कोई उनके कैबिन के दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट हो गया? दुकाबी तो अभी तक आया ही नहीं है, जिसका मतलब दूसरी साइड वो पर्सन है जो कि कैबिन नंबर 3707 में अकेला बचा है और वो और कोई नहीं, इस चोरी का ट्रू प्रोटैगनिस्ट है जो कि इसी तरफ आ रहा है। गाइस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से अभी नहीं निकले तो हम नेक्स्ट सिनेरियो से पहले मारे जाएंगे। किम, आखिरकार हम बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या पता जो उस दरवाजे की दूसरी तरफ हो वो हमारा दुश्मन ना हो। वो पर्सन वो सर्वाइवर है जिसने उस कैबिन के सभी लोगों को मार दिया है। तो क्या तुम लोग अभी भी उससे मिलना चाहते हो? तो ये सुनते ही वो लोग वो दरवाजा ढूंढने लगते हैं जहाँ से वो बाहर निकल सकें, क्योंकि सिनेरियो एंड होने की वजह से वो इनविंसिबल फोर्स गायब हो चुकी होती है, जो कि उन्हें दरवाजे के आर पार नहीं जाने दे रही होती। तो ली को एक दरवाजा मिल जाता है और हम देखते हैं वो प्रोटैगनिस्ट उस दरवाजे को तोड़ने में लगा होता है। तब हम देखते हैं कि जो दरवाजा उन्हें मिला होता है वो भी टूटा हुआ होता है, पर उनके पास और कोई चांस नहीं होता, जिस वजह से किम अपने 4500 कॉइन्स को देखने लगता है और ये सोचे लग कि क्या उसे उन कॉइन्स को अपनी स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाद में उसे कॉइन्स की जरूरत पड़ सकती है। पर तभी उसका ध्यान ली की तरफ जाता है और उसके सामने उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल खुल जाती है, जिस वजह से वो ली को अपनी स्किल को यूज करने के लिए कहता है। तो ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से किम उसे समझाता है कि जब उसने पहले अपनी एट्रीब्यूट विंडो खोली थी तब उसने उसकी स्किल्स को चेक कर लिया था। तब ली को अपनी स्किल का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता, जिस वजह से किम उसे बस इमेजिन करने के लिए कहता है और हम देखते हैं ली अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से ली किम पर और ज्यादा भरोसा करने लगता है। तब किम सभी को भागने के लिए कहता है, पर उसे एहसास हो गया होता है कि कुछ होने वाला है, जिस वजह से हम देखते हैं दुकाबी उसके सामने आ जाता है। मैंने तुम लोगों को पहले ही अंदर रहने के लिए कहा था और तुम लोग फिर भी बाहर आ गए, और ऊपर से मैंने तो अभी तक नेक्स्ट सिनेरियो तैयार भी नहीं किया है। लगता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुम लोग सच में बहुत ज्यादा लकी हो। तब हम देखते हैं दुकाबी सेकंड सिनेरियो स्टार्ट कर देता है, जो कि एक सब सिनेरियो होता है, जिसमें उन्हें ब्रिज के कोलैप्स करने से पहले स्टेशन तक पहुंचना होता है और उसके लिए उनके पास 20 मिनट्स होते हैं। तो यू किम से पूछने लगती है कि यहाँ पर ब्रिज के टूटने के बारे में क्यों लिखा है, पर हम देखते हैं किम सभी को भागने के लिए कहता है। ब्रिज अभी भी इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग ट्रेन से जल्दी उतर गए हैं, जिसका मतलब ब्रिज बहुत जल्दी टूटने वाला है। और चाहे ऐसा लग रहा हो कि मैंने दुकाबी को धोखा दे दिया है, पर इस सिनेरियो को रूल्स के बिना कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है।
है। तो हम देखते हैं जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे सी सरपेंट उनके सामने आ जाते हैं और ब्रिज की तरफ जाने लगता है ताकि वो ब्रिज को तोड़ सके। सी सरपेंट ने तो स्टोरी में इतनी जल्दी इनकार्नेशन पर हमला नहीं किया था, तो ये पक्का यहाँ पर ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने आया है। हम लोग बस 183 मीटर दूर हैं, पर अगर हम इस स्पीड से ही चलते रहे तो हम ब्रिज टूटने से पहले इसे क्रॉस कर लेंगे। अगर ये गेम इतनी आसान हो जाएगी तो इसमें मजा कैसे आएगा, जिसका मतलब तुम इसे सेफली तो पार नहीं कर सकते। तो चलो फिर चीजों को थोड़ा बदला जाए। तब हम देखते हैं उस सिनेरियो की डिफिकल्टी ई से डी हो जाती है, जिससे कि ट्रेन में पड़े हुए मुर्दे जिंदा होने लगते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं ली और गिलियांग स्टेशन पहुंच चुके होते हैं और ज़ॉम्बीज किम, यू और हान को घेर लेते हैं और सी सरपेंट भी उन पर हमला कर देता है